एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने आपके लिए स्पेशल सेट किए हैं। तो देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो हम आपको बता दें, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन है सांड, हाथी, हिरन या घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो संभवनाथ जी थे, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। हम आपको ये भी बता दें कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। इसमें जो टोटल तीर्थंकर थे वो कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से कि लास्ट तीर्थंकर आपके कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रहेगा। और तीसरे तीर्थंकर आपके जो संभवनाथ जी हुए, उनका ही प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो देखिए, यहाँ पे वेदों में से बताना है। हमारे 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इनमें से कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना, ये इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सर्वप्रथम भारत में होने वाली हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भीतरी स्तंभ लेख, हाथी गुफा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भीतरी स्तंभ लेख के द्वारा हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत में होने वाला जो हूण आक्रमण है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। किससे है? स्कंदगुप्त से संबंध है। स्कंदगुप्त से संबंध है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कोलिमाजावालामुखी, एटना ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी या स्ट्रोबली ज्वालामुखी। तो इसका आंसर होगा आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो आंसर आपका करेक्ट होगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी में हमेशा गैस निकलती है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलती है, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। ठीक है, इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। याद रहेगा ये सारा, आपका आंसर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या लिम्पोपो नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। ऑप्शन नंबर बी, नील नदी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। क्या है? विक्टोरिया झील। याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। लंबी नदी और चौड़ी नदी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो आपके पास ऑप्शन है मूसी, कोयना, दूधगंगा या जलांगी। मूसी, कोयना, दूधगंगा या फिर जलांगी।
तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बताइए यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों ही जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, याद रहेगा। मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों ही आपकी क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ऑप्शन है आपके पास दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर प्रवृत्ति मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हम बता दें आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून का कारण है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। कब तक होता है, जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। यही मानसून है हमारे कारण किसका 75% वर्षा का कारण है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आगे देखिए क्वेश्चन है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा करता है, सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश जो है हमारा बांग्लादेश, वो हमारे भारतीय राज्य के साथ कितने भारतीय राज्य के साथ साझा करता है सीमा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 3, 5 या 4 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 5 करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर। कितनी, 4096 किलोमीटर तक साझा करती है बांग्लादेश भारत से। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले देखिए यहाँ पे 5 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। याद रखिएगा कौन कौन से हैं पांचों, असम है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पे 1896, 1914 या फिर 1962 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1914। मैक-मोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। कहाँ कहाँ, भारत और चीन के मध्य स्थित मैक-मोहन रेखा है। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1914 में। 1914 में शिमला में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ किया गया था इसका निर्धारण, शिमला में किया गया था। 1914 में शिमला में किया गया था। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में। पश्चिमी तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे पश्चिमी तट पर स्थित कुछ और भी बंदरगाह हैं, मार्मा गोवा जो कि गोवा में है, नवाशोवा महाराष्ट्र में है, मंगलुरु ये कर्नाटक में है। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें शिक्षा परीक्षा के साथ, और भी मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। जितने भी अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, और फिर बिहार दरोगा, बिहार एसआई जो है, जितने भी अभी इम्पॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब में आपको ये हेल्प करेंगी। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा परीक्षा के साथ। लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू।